मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, 7th जेपीएससी के मुख्य परीक्षा अब अगले सप्ताह शुरू होने वाले हैं। आज 4 तारीख है, शुक्रवार है। अगला 11 मार्च को जो है शुक्रवार ही है और 11 तारीख है। 11, 12 और 13 3 दिनों तक जो है आपका एग्जाम होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तैयारी अच्छी तरह से नहीं हो पाई। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी तैयारी ठीक है, लेकिन बहुत सारी जो मानवीय भावनाएं होती हैं वो उठ रही होंगी अंदर से, है ना। डर लग रहा होगा, कभी नर्वसनेस लग रहा होगा, कभी पॉजिटिवनेस भी लग रहा होगा कि सब चीज ठीक रहा तो चलो इस साल ऑफिसर बन जाएंगे, है ना। झारखंड जैसे राज्य, है ना, सुरम्य राज्य, नेचुरल स्टेट, जहां पर करने को बहुत कुछ है, बहुत ही संभावनाएं हैं, पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर आप एक ऑफिसर बन के किसी भी गांव देहात में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, करने को पूरा रास्ता क्लियर है। ठीक है, अपना प्लान बनाइए, नीति बनाइए, बहुत ही अपने डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। तो ये सब रोमांच पैदा कर सकता है कि इतने पावर्स आपके हाथ में जरूर आ जाएंगे, है ना, कि एक सम्मानित जीवन के साथ साथ अपने राज्य और देश की सेवा, जनता की सेवा में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। लेकिन इन प्रश्नों में कई प्रश्न ऐसे भी जो हैं जो उलझा देते हैं, तो मैंने कुछ ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन किया है और उसका मैं जवाब अपनी ओर से देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि उन प्रश्नों में आपको उलझने का खतरा एग्जाम के दौरान ना हो। ठीक है, चलिए उन प्रश्नों पर मैं चर्चा शुरू करता हूं जो मैंने कलेक्ट किया है, जो कंफ्यूजन के केंद्र बने हैं अलग अलग अभ्यर्थियों के बातचीत के बाद। इन सारे प्रश्नों का मैंने कलेक्शन किया है। निश्चित रूप से यह कॉमन समस्या है सभी कैंडिडेट्स के लिए, है ना। पहला जो हमारा है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे तैयारी करें, है ना, या कर चुके हैं तो कैसे उसको मैनेज करें, कैसे वहां पर कॉन्फिडेंस लाएं। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में क्लियरली लिख दिया गया है सिलेबस में कि आपका जो है पूरे सिलेबस को ये कवर करेगा। तो निश्चित रूप से अगर आपने पूरे सिलेबस को कवर किया है तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो परेशानी यहाँ पर कहाँ पर होगी ऑब्जेक्टिव में, तो ये परेशानी होगा आपका इकोनॉमिक्स और साइंस सेक्शन में। ठीक है, जिनका लोक प्रशासन नहीं रहा है बेस, वहां पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी रणनीति स्पेशली रही थी अपने कैंडिडेट के लिए, जो पेड मेंबर्स थे, उनको साइंस और इकोनॉमिक्स का लगभग 90% नोट्स मैंने दे दिया था। और जो कैंडिडेट लगभग पूरी तरह से याद नहीं भी कर पाए, सारा का सारा अपने स्ट्रेटजी के अनुसार कुछ याद किए, कुछ को छोड़े भी, लेकिन पढ़ जरूर लिए, तो वहां से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। रहा बात पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सेक्शन का, तो चूंकि आप पीटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए वहां से समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव के मामले में ध्यान दीजिएगा कि एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। जहां तक हो सके एबीसीडी के साथ साथ शॉर्ट में जो ऑप्शन है वो भी लिख दीजिएगा। ज्यादा लंबा है तो लिखने का नहीं जरूरत है, उसको शॉर्ट करके लिख दीजिएगा। क्या प्रश्न का पैटर्न पिछले बार की तरह ही रहेगा, है ना। इट मीन्स जो 40-40 मार्क्स का क्वेश्चन था, पॉलिटी वाले में देखा गया था कि 2 प्रश्न भी दिया गया था 20-20 मार्क्स का। तो पैटर्न मान के चलिए लगभग वही रहेगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ने की संभावना इस बार है। पहला चीज, एक प्रश्न उठता है, क्या 3 प्रश्न भी दे सकता है 15-15 और 10 का, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस की तरह। ठीक है, इसकी संभावना मुझे न्यूनतम लगती है ना। लेकिन फिर भी अगर आ भी जाएगा, अगर आपने टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा है, प्रैक्टिस अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को किया है, तो उसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही होगा, कोई चारा नहीं है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो बिखर करके रह जाएंगे एग्जाम हॉल में। जितना भी समय आपको देना है, ओके, जैसे 180 आपका है मिनट्स, 200 मार्क्स, ठीक है, तो हर 10 मार्क्स के लिए एवरेजली जो है आपको 8.5 मिनट्स रखिए देना है। ठीक है, हर 10 मार्क्स के लिए 8.5 मिनट्स, क्लियर।
अगर आपका 40 मार्क्स का है तो 34 से 35 मिनट्स, 20 मार्क्स का है तो आप रख सकते हैं लगभग 17 मिनट, 18 मिनट, है ना? उससे ज़्यादा नहीं देना है एनी हाउ, है ना? पहला प्रश्न को भी समान महत्व देना है, अंतिम प्रश्न को भी। भूमिका निष्कर्ष, भूमिका निष्कर्ष को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अन्यथा उलझ करके रह जाएँगे। और दूसरा जो मेन बॉडी पार्ट है, वहाँ पर फिर परेशानी में पड़ जाइएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और प्रभावी भूमिका उसी स्थिति में लिखाएगा जब संक्षिप्त रखिएगा, 30-40 वर्ड, ज़्यादा नहीं रखना है। लेकिन लिखिए ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन वाले में, शॉर्ट क्वेश्चन वाले में कुछ केस बनता है कि नहीं लिखाता है, तो डायरेक्ट आप मेन बॉडी पार्ट से शुरू करके निष्कर्ष लिख सकते हैं। और शब्द सीमा क्या हो, है ना? ये भी कन्फ्यूजन होता है। चूँकि साइंस में तो 500 से 600 वर्ड दिया हुआ है, बाकी जो जीएस पेपर्स है वहाँ क्लियर नहीं है। तो सिंपल है, अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आराम से आप 700 से 800 वर्ड को मैनेज कर लीजिएगा, 750 तक का वर्ड। लेकिन तैयारी आपका कुछ कमी रह गया है तो 650 तक वर्ड्स ज़रूर लिखिएगा, 600 से नीचे किसी भी हाल में आप नहीं जाएँगे, वो आपको नुकसान करेगा, ठीक है? एक प्रश्न को कितना देना है मैंने दे दिया है, वो भी प्रश्न है ना? लास्ट में फिनिशिंग का क्या होना चाहिए टाइमिंग, तो 5 मिनट पहले आपको फिनिश कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में परीक्षक को आपसे कॉपी छीनना पड़े, ये परिस्थिति मत आने दीजिएगा, चाहे जो हो जाए। एक प्रश्न उठता है मन में कि आखिर एग्ज़ाम हॉल में कौन-सा प्रश्न का उत्तर देना है, कैसा चयन करें? खास करके उनके लिए यह प्रश्न उठता है जिनका तैयारी बहुत अच्छा है, जिनका तैयारी एवरेज है, वो तो किसी तरह से 4-5 खोजेंगे ही लिखने के लिए, है ना? उनको चयन करने का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया तो उनको अधिकार भगवान ने नहीं दिया, है ना? लेकिन जो मेहनत करके गए हैं उनके लिए चयन की समस्या जो है उत्पन्न होती है, ठीक है? तो यहाँ पर 2 चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला, उन प्रश्नों को चयन कीजिए जिस पर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट है। दूसरा, लॉन्ग और शॉर्ट में किससे चयन करें? निश्चित रूप से आप लॉन्ग को चयन करें अगर समान रूप से दोनों जानते हैं। अगर 1% भी आपको लाभ फ़ील होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं लॉन्ग से, तो शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को चयन कीजिए। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मार्क्स तो दोनों में बराबर है, 2-2 निष्कर्ष फिर लिखना पड़ेगा 2 शॉर्ट क्वेश्चन में, है ना? और प्रेजेंटेशन के लिए संभावनाएँ जो हैं आपके सीमित हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। नॉलेज आपका ज़्यादा है, क्वेश्चन को कम में लिखना है, ठीक है? उससे बेहतर होगा लॉन्ग क्वेश्चन के पक्ष में जाइए अगर कमांड आपका अच्छा है। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा कमांड फ़ील हो रहा है, दोनों क्वेश्चन या 3 2 ही आएगा, 3 का संभावना नहीं है, तो लॉन्ग को अवॉइड कर सकते हैं फिर। लेकिन दोनों में बराबर कमांड है तो लॉन्ग को सिलेक्ट कीजिए। उसके अलावा जो आपका है, क्रोनो में लिखना है आपको। जहाँ तक हो सके क्रोनो में प्रयास कीजिए, लेकिन अगर नहीं संभव हो रहा तो जो पहले अच्छा से जानते हैं उसको लिखिए। लेकिन ए बी सी डी वाला जो चुनते हैं, ए बी शॉर्ट क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं करना है कि 5 का ए यहाँ पर लिखें, 5 का बी कॉपी का अंत में लिख रहे हैं। एक गलत थोड़ा-सा संदेश जाएगा। कोशिश कीजिए सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन को एक साथ लिखने का, है ना? आगे आता है एक बहुत ही बड़ा समस्या है, ठीक है? कि जो एग्ज़ाम के बाद समस्या आ रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि क्या रिवीजन हो पाएगा, है ना? एक बहुत ही बड़ा समस्या है, तो मैं यही सलाह दूँगा, देखिए 4 तारीख तक आज लास्ट टेस्ट मैंने 14वाँ टेस्ट समाप्त करा दिया, जेपीएससी मेंस का मॉक टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस का जीएस पेपर का जो चल रहा था। अब आपके पास 1 सप्ताह का समय है, ठीक है? बेहतर होगा आप 9 तारीख तक का रणनीति बना लीजिए और 5 दिन तक स्ट्रक्चर लिख-लिख करके एकदम मेंटली रेडी हो जाइए, ठीक है? उस समय मान के चलिए आपको समय नहीं मिलेगा, ओके? अब थोड़ा बहुत जो समय मिलेगा खाना-पीना भी उसमें है, ठीक है? तो उसमें क्या करना है, जो मैंने टारगेट सुपर टारगेट टॉपिक्स दिया है, उसको फास्ट देखना है, एक-एक लाइन नहीं पढ़ना है उस समय, है ना? वो बेवकूफ़ी है क्योंकि संभव ही नहीं है, फिर आपका जो है 8-10 टॉपिक पढ़ते-पढ़ते नींद आने लगेगा या नहीं भी सोइएगा तो फिर अगला दिन डिस्टर्ब होगा, सोना मजबूरी है, ठीक है? उससे अच्छा है फास्ट कीजिए। जहाँ-जहाँ आपको कन्फ्यूजन है कुछ डायग्राम्स देख लीजिए, कुछ मैप्स देख लीजिए, कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए और फटाफट जो है
पार होते जाना है, यही रिवीजन होगा और कुछ रिवीजन नहीं होगा, और बाकी भूल जाइए, है ना। कौन सा पेन कलर यूज करना है, जो आपका इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है उसी को यूज कीजिए। कुछ नहीं दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में तो ब्लू या ब्लैक दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पेन यूज कीजिए। यहाँ प्रश्न आता है कि मानचित्र वगैरह, आरेख वगैरह क्या पेंसिल से बनाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, ओनली एक ही पेन जो आप पकड़ लिए उसी से मानचित्र, आरेख, उत्तर सब लिखिए, है ना। अंडरलाइन भी उसी कलर से कीजिए। दूसरा पेन इतना समय नहीं होता है औपचारिकता का, है ना। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, वहां प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा, उत्तर अच्छा दिखेगा, बाकी लोगों से अलग दिखेगा, मार्क्स आ जाएगा। ये हो गया आपका। एक प्रश्न आपका उठता है कि जब दिन भर का एग्जाम रहेगा तो दोपहर में खाएं या नहीं, ठीक है, कि बिना खाए चले जाएं। तो गलत डिसीजन होगा कि आप बिना खाए चले जाएंगे, एग्जाम के दौरान ही बेहोश हो गए, ठीक है, तो सारा सपना तो ही हॉस्पिटल में ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? इसलिए इतना ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैक होकर के खा लेना है, हल्का, है ना, हल्का खाना है, क्योंकि 3 दिन का बात है, थक मेहनत का बात है। फ्रूट्स पर ज्यादा आपको डिपेंड रहना है। ठंडा फ्रूट नहीं खाइए, ऐसा फ्रूट जो ठंडा ना करे, ठीक है, क्योंकि गला प्रॉब्लम आ गया, कुछ फीवर वगैरह आ गया तो एक अलग समस्या हो जाएगा। एकदम मैनेज्ड वे में करना है, एक फुल प्लान है जो शरीर को आपका सूट करता है, हल्का फुल्का खाना पीना एक अंतराल में आपको लेते रहना है, उसका फुल इंतजाम पहले ही कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर मैंने चर्चा कर ही दिया है। कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या किया जाए, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये समस्या है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अधिकांश की तैयारी नहीं होती, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस से भागते हैं। क्लियर? रीडिंग खूब मारते हैं, खूब मारते हैं, ये टॉपिक रीडिंग और टॉपिक रीडिंग, लिखने बोलो तो फिर साइड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट का वहां पर भी पसीना छूटता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन कुछ अच्छे भी कैंडिडेट हैं, हो सकता है परिस्थिति ऐसी बन गई कि कुछ एक प्रश्न ऐसा आ गया, ए बी के चक्कर में पड़ गए, ए जानते हैं बी नहीं जानते हैं, और कुछ आता ही नहीं है ना, टॉपिक का नाम बस किसी तरह सुने हैं। तो ये मत भूलिए कि आप सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं, है ना। कहीं ऐसा नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको आता नहीं है, अगर आप अच्छा से तैयारी किए हैं, है ना। नहीं तैयारी किए हैं तब तो पूरा नहीं आता है, लेकिन अगर तैयारी करके गए हैं तो हर क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है ना। बस एक ही लाइन मन में बैठा लीजिए कि हर प्रश्न का उत्तर मुझे आता है। क्या आता है? लिखने का तरीका आपको आता है उत्तर। क्लियर? जो मैंने आपको सिखाया है वो तरीका ही आपका वहां उत्तर दे देगा। जो प्रश्न का आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, एकदम जानकारी नहीं है, वो भी आता है, ठीक है। करना क्या है, प्रश्न से जोड़ के, ऐसे प्रश्नों में भूमिका और जरूर लिखिए, भले ही शॉर्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, है ना। ऐसे प्रश्नों का एक भूमिका लिख दीजिए और एक निष्कर्ष तो सब में लिखना है। अगर परीक्षण वगैरह है तो परीक्षण कर दीजिए, मूल्यांकन है मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन है तो आलोचना करते हुए मूल्यांकन कर दीजिए। मूल्यांकन का अर्थ होता है प्लस माइनस लिख के अपना रिव्यू दे देना है, व्यू दे देना है। अब रहा मेन बॉडी पार्ट, नहीं आता है तो वहीं पर आप फंसिएगा, ठीक है। वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको करना है कि उस प्रश्न के बारे में दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए कि आप क्या क्या जानते हैं। उसका 5-6 वर्ड जो है रफ में लिख लीजिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। कोई भी चीज, है ना, कोई भी जानकारी, कोई कार्यक्रम, कोई योजना, कोई भी सरकार का डिसीजंस, है ना, उसको एक बैलेंस्ड वे में 8-10 पॉइंट जरूर दिमाग में आ जाएगा। पॉइंट वहां नहीं लिखना है, रफ में वर्ड्स लिखना है। अब उसको एक दिमाग में अरेंज कीजिए, सारा फटाफट होना चाहिए कि किसको पहले क्या लिखना है। अब यहाँ पर क्या मैप का संभावना है कुछ, तो एक मैप भी बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट को अच्छा से एकदम अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ जो भी आपने कलेक्शन किया है सब डाल दीजिए, आपका उत्तर जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा मार्क्स नहीं जानते हुए भी आप कुछ उठा लेंगे उस प्रश्न से, ठीक है। इस तरीका को आप अपना करके देख सकते हैं, ठीक है। क्या पड़ोसी कैंडिडेट से सलाह लिया जाए कुछ मुद्दा पे, या सलाह दिया जाए? नेवर, ठीक है। ये बहुत ही गलत जो है आपकी स्ट्रेटजी होगी, और शायद लाइफ की एक बड़ी भूल भी हो सकती है। अगर इन्विजिलेटर काफी कड़े किस्म के निकले तो हो सकता है आपको अगले एग्जाम के लिए भी वो सस्पेंड कर दे,
ठीक है? अब फिर समझ लीजिए 10 साल बाद फिर अवसर मिलेगा, इट मीन्स नहीं दीजिएगा। ये सब मत कीजिए, आपका पड़ोसी कितना पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, आपको क्या पता है? ठीक है? ना हेल्प करना है, ना लेना है, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव में भी नहीं। क्लियर? जब आप इतना पढ़ के गए हैं, आपसे नहीं बन रहा है तो बाकी लोगों को भी कन्फ्यूजन होगा, इतने अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है? एग्ज़ाम हॉल कब घुसे? कब माने पहुँचे एग्ज़ाम हॉल के आस-पास? ठीक है? जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है उससे भी आधा घंटा पहले आप पहुँच जाइए। ठीक है? रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुँचिए, उससे आधा घंटा पहले पहुँचिए। ठीक है? एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, जो कई कैंडिडेट्स को सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि अच्छे कैंडिडेट को भी। एक एग्ज़ाम थोड़ा खराब चल गया, तो क्या किया जाए? ठीक है? ये अक्सर होता है, बहुत आशा लेके हम एग्ज़ाम में जाते हैं। ठीक है? और किसी कारणवश हो सकता है वो आपके कारण हो, आपका या फिर वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई हों, हल्ला-गुल्ला हो गया हो, बचना चाहिए सब वाद-विवाद दोस्तों कोई भी है, फालतू का वार्ता वगैरह मत कीजिए, उस सब तरह का शाम के लिए छोड़ दीजिए। तो कुछ हो सकता है, ठीक है? कि ऐसा परिस्थिति हो गया या आपका उस ऐसा परिस्थिति में आप फँस गए कि आपका कुछ गड़बड़ हो गया एक आध प्रश्न में, ठीक है? या पूरा पेपर में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो क्या किया जाए? देखिए, एक पेपर से आपका रिज़ल्ट नहीं आता है ना? सारे 6 पेपर से रिज़ल्ट आपके आ रहे हैं, 5 पेपर से, क्लियर? तो उन पाँचों पेपर में पहला पेपर को मज़ाक में नहीं लेना है, हिंदी-इंग्लिश वाले को 30 प्लस एनी हाउ लाना है, अन्यथा चेक ही नहीं होगा इधर। और इधर का जो 5 पेपर है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे गड़बड़ होता है तो अगला को इफ़ेक्ट नहीं होने दीजिए, मन में पहले से बैठा के जाइए। एक क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम के दौरान गड़बड़ होता है, किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहला प्रश्न में कोई डिस्टर्बेंस आया, तीसरा में कोई डिस्टर्बेंस आया, चौथा, 5वां आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना? साइंस में 6 प्रश्न लिखना है, याद रखिएगा, ये नहीं कि इधर का रेंज में वहाँ भी 5 लिख कर के आ गए हैं। ये सब गलती नहीं करना है। इट मीन्स सारा जो है कंसंट्रेशन का खेला है, कंसंट्रेट है एग्ज़ाम हॉल में, सब ठीक है, अन्यथा पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? क्या अच्छा लिखेंगे तो नंबर देंगे परीक्षक, है ना? ये भी प्रश्न उठता है, ठीक है? आयोग भ्रष्ट है, सेटिंग होता है, ठीक है? पैसा चलता है, अजीब-अजीब प्रश्न भी मन में आते हैं, ठीक है? इसका कोई उत्तर नहीं है, ठीक है? ऐसा नेगेटिव सोच रखने वालों के लिए कोई उपाय नहीं है, ठीक है? या तो फिर उधर ही आप चले जाइए, वही सब में भिड़े रहिए, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, है ना? क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है, जो अपनी मेहनत के बल पर निकले हैं, आप भी देखे होंगे, है ना? अपने आस-पड़ोस में, जानकारी में, ठीक है? जिसके घर में अच्छी तरह से रहने को घर नहीं है, वो क्या 50 लाख और 80 लाख देगा, ठीक है? इन अफवाहों और एक तरह से बकवास में नहीं पड़ना है, ठीक है? आपका लक्ष्य है, एक सीट का लक्ष्य है, अगर एक किसी का हुआ है मेरिट से, आपका भी होगा, मैटर खत्म, ठीक है? इसलिए इस सब को पहले तो हटाइए, फिर मन में आता है कि अच्छा लिखने से एवरेज मार्किंग तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, 100% आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। हैंडराइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए, ठीक है? जैसे उत्पाद को कहा जाता है इको फ्रेंडली, तो आपका कॉपी जो होना चाहिए एग्जामिनर फ्रेंडली होना चाहिए। एग्जामिनर को कोई टेंशन आप नहीं दीजिएगा, वो आपको मार्क्स देगा। पढ़वाइए उसको, है ना? कॉपी पढ़वा लीजिए, फिर देखिए कैसे नहीं मार्क्स मिलता है। क्लियर? अब आपका कॉपी वो पढ़ेगा ही नहीं, इस टाइप का आप लिखे हैं, एसे टाइप का लिख दिए हैं, ना अंडरलाइन किए हैं, ना आपका कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, कोई चीज़, हर चीज़ का अभाव है, कॉपी नहीं पढ़ेगा वो। फिर मार्क्स भूल जाइए, जितना आप कंटेंट डाले हैं, डालते रहिए, ठीक है? और एक प्रश्न और है, ठीक है? हाँ, परीक्षक जो है, जब भी कोई प्रश्न आता है, तो उसके उत्तर में कुछ पॉइंट्स उसके मन में आते हैं कि क्या ये लिखा है स्टूडेंट, है ना? वो खोज करता है, क्लियर? खोज करते-करते सारे पॉइंट्स जहाँ मिल गए, एकदम आपको 40 में 25, 26 आराम से दे देगा। ऐसा नहीं कि 27, 28, 30 देगा, ठीक है? वो दिया ही नहीं जाता है। 25-26 मीन्स 40 में 40 मिल गया, ठीक है? एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मेरे मामा रहते हैं, मेरे चाचा रहते हैं, मेरा दोस्त रहता है रांची में, क्या वहाँ पर रह जाएँ सर? ठीक है? बहुत ही गलत एटीट्यूड है, ठीक है?
ना आपके फैमिली के मेंबर्स, ना आपके दोस्त, ठीक है? कोई आपके फीलिंग्स को, आपका क्या उस समय मनोभाव रहता है एग्ज़ाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, आपके मेहनत को जो पिछले सालों भर से आपने अथक मेहनत किया है, उसको उन लोग नहीं समझ पाएँगे। ठीक है, आर्थिक प्रॉब्लम है तो पैसा का एनी हाउ इंतज़ाम करके किसी भी होटल में रहिए। सस्ता होटल में भी रह सकते हैं, हर टाइप का अफ़ोर्ड जितना कर सकते हैं, हर टाइप का रांची में मिलता है। लेकिन सुरक्षित जगह में रहना है, ठीक है? पहला और दूसरा ऐसा जगह में रहना है जहाँ फालतू का हल्ला-गुल्ला ना हो, यानी कि जिस रूम में रह रहे हैं उस पड़ोस में कुछ और भी आए हैं, उन लोग टीवी देख रहे हैं 24 घंटा, ठीक है? तो रूम वगैरह देख लेना है अपना कि हाँ बैलेंस्ड है, साइड में है, ठीक-ठाक है, सुरक्षित है, ठीक है? थोड़ा ये सब छोटा-छोटा सावधानी रखिए, बहुत बेहतर रहेगा। यानी कि परिवार यहाँ कभी रहने का डिसीज़न मत लीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। डर, घबराहट, फ़ोबिया, ठीक है? ये भी बहुत उत्पन्न होता है एग्ज़ाम के टाइम में, क्लियर? तो इसका तो कुछ सॉल्व नहीं है, ठीक है? इसको नेचुरल है, नेचुरल ही रहने दीजिए, क्लियर? जब मंदिर को जाते हैं, मस्जिद को जाते हैं, मन में श्रद्धा भाव होता है, ठीक है? जब आप घूमने को जाते हैं तो मन में रोमांच होता है, क्लियर? तो ये सब आपका भाव है, मन का भाव है। एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको डर इसलिए लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना? अगर आप निडर हो जाएँगे, क्लियर? तब गड़बड़ी ही गड़बड़ी है, क्लियर? क्योंकि जो मनोभाव होना चाहिए था आपके अंदर वो आया नहीं, इट मीन्स कुछ गड़बड़ी है ना? तो आपका जहाँ मेहनत करके गए हैं, तैयारी करके गए हैं, सब सिंपल मनोभाव है, इसको साथ में पैरेलल चलने दीजिए और अपनी तैयारी को पैरेलल चलाते रहिए, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इन सारे चीज़ों के अलावा भी और भी कुछ प्रश्न आपको मन में उठते हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं सॉल्व करने का अपनी ओर से पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है? और जो भी तैयारी हो चुकी है, नई चीज़ों को पढ़ने से अब बचिए, फास्ट रिवीजन कीजिए, स्ट्रक्चर बनाते रहिए, है ना? स्ट्रक्चर को रोकना नहीं है, कुछ-कुछ बनाते रहिए, कोशिश कीजिए कि अगले 5 दिनों में सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है आप बना दीजिए 9 तारीख तक, 8 तारीख तक ही बना दीजिए, है ना? जितना पहले तैयारी किए किए होंगे, उतना ही आपका शॉर्ट स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को 11 मार्च के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? आप लोग 13 मार्च को बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे कर के आइए और एक अच्छे अधिकारी के रूप में झारखंड राज्य की सेवा कीजिए, जो आपका भी सपना है। और इस बार आशा मैं करता हूँ कि झारखंड को बहुत अच्छे-अच्छे अधिकारी मिलेंगे 11वीं जेपीएससी के माध्यम से, जो आप लोग होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेनेशा आईएएस के पेड कोर्स के लिए आप 9661163344 पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।